हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 23 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, इट्स बेसिकली कनेक्टेड फ्रॉम द यस्टरडेज न्यूज़। व्हाट हैपेंड कि हमने कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया की वैक्सीन जो कि कोविशील्ड है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा है। अगर आपने इंडिया में कोविशील्ड लगवा रखी है और आप यूके जाएंगे, आपने दोनों डोज लगवा रखे हैं, तब भी आपको 10 दिन का क्वारंटीन पीरियड वहां पर बिताना पड़ेगा। आपको रहना पड़ेगा क्वारंटीन में 10 डेज के लिए। और बाकी अदर नेशंस जो हैं, और भी अदर नेशंस हैं, जैसे कि यूके ने बोल दिया है, कल ही बोला है कि कनाडा, डेनमार्क, एंटागुआ और बारबाडोआ, अब इन कंट्रीज को ग्रीन लिस्ट में डाल दिया उन्होंने, है ना। तो एक बेसिकली देखा जाए तो यूके ने टोटल 8 कंट्रीज को ग्रीन लिस्ट में डाला है कि भैया अगर आपके नेशंस में वैक्सीन लगी हुई है तो आप यूके में आ सकते हैं और क्वारंटीन की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, इंडिया को ग्रीन लिस्ट में नहीं डाला, चाहे इंडिया के इंडियन सिटीजन ने वैक्सीन लगवा भी रखी हो या नहीं। और प्रॉब्लम यह है कि कोविशील्ड की हम बात करें तो कल यूनाइटेड किंगडम ने कोविशील्ड को रिकॉग्नाइज कर दिया। उन्होंने बोला कोविशील्ड इज फाइन, बट अगर कोई पर्सन इंडियन इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाता है, उसका सर्टिफिकेट आता है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको क्वारंटीन पीरियड में रहना ही पड़ेगा यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ये यूके ने बोल दिया है। और इंडिया ने वही बोला है कि डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप है, पहले आप कोविशील्ड को रिकॉग्नाइज कर रहे हो और उसके बाद से आप इंडिया में इंडियन सर्टिफिकेशन, कोविशील्ड की सर्टिफिकेशन को आप नहीं मान रहे हो, उसको वैलिड नहीं मान रहे हो। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, डिस्क्रिमिनेटरी गेम है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के चलते फिर यूनाइटेड किंगडम ने रिटेलिएट किया। उन्होंने यही बोला कि हमें ट्रस्ट नहीं है इंडियन गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, आप ट्रस्ट बना दो हमारे ऊपर, हम भी आपको इंडिया को ग्रीन लिस्ट नेशन में डाल देंगे। और प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में अभी भी कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस यूके नहीं चाहता कि हमारे यहाँ फिर से एक वेव आए, हमारे यहाँ फिर से बहुत सारे केसेस आए। इसी के चलते उन्होंने इंडियन सिटीजन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, इंडियंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि अगर आप यूके में ट्रेवल करते हैं तो भैया आपको 10 डेज का क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ेगा, तब जाके आप बाहर निकल पाएंगे। मूविंग फर्दर, सो एक इशू था एंड दैट इशू इज अबाउट द एक्स ग्राडिया कंपनसेशन। एक्स ग्राडिया कंपनसेशन का मतलब, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटिशन फाइल करी तो उन्होंने ये बोला था कि कोविड-19 में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है और बहुत सारे लोग बेसिकली देखा जाए तो ब्रेड विनर थे उनकी फैमिली के लिए, या ब्रेड अर्नर थे उनकी फैमिली के लिए, लेकिन उनकी डेथ की वजह से उनको फाइनेंशियली और इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड तो कर सकती है। तो जिन जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी फैमिलीज को, उनके फैमिली मेंबर्स को कुछ कंपनसेशन देना चाहिए। तो वही गवर्नमेंट ने कल सुप्रीम कोर्ट में इंफॉर्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया जल्दी जल्दी आप हमें बता दो कि आप कोविड-19 के विक्टिम्स की फैमिलीज को कितना कंपनसेशन देने वाले हो, देने वाले भी हो कि नहीं देने वाले हो, वो बताओ। तो कल गवर्नमेंट ने इंफॉर्म किया और सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि जो भी, जिनकी भी डेथ हुई है कोविड-19 के चलते, कोविड-19 की वजह से, तो उनके फैमिली मेंबर्स को 50,000 रुपीज का कंपनसेशन दिया जाएगा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन रहेगी कि जो उनका डेथ सर्टिफिकेट है, उस पर्सन का जो डेथ सर्टिफिकेट है, उसके डेथ सर्टिफिकेट में द रीजन ऑफ डेथ शुड बी ड्यू टू कोरोना वायरस होना चाहिए। तब जाके आपको 50,000 रुपीज का कंपनसेशन, एक्स ग्राटिया कंपनसेशन मिलेगा टू दी फैमिली मेंबर्स ऑफ द कोविड-19 विक्टिम। ओके, और देखा जाए तो ये 50,000 जो है, 50,000 जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से दिए जाएंगे एज पर द रूल ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिकमेंडेशन पर। मूविंग फर्दर, सो योगेश सिंह जो है, वो योगेश सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर बन चुके हैं। सो अगर हम बात करें तो एक साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई परमानेंट वाइस चांसलर नहीं था, हमेशा से कोई इंटरिम बनता आ रहा था फॉर द टाइमिंग, तो परमानेंट कोई था नहीं। तो इसी के चलते योगेश सिंह, जो कि दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, अब उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बना दिया गया। ओके, और डीयू का जो वाइस चांसलर होता है उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। थर्ड न्यूज फ्रॉम द फर्स्ट फेज, सो इट्स अबाउट दी जज। अच्छा, ये बहुत प्यारी न्यूज है, जस्ट रीड इट। सो व्हाट हैपेंड, तो हुआ क्या, इट्स अबाउट दी बिहार का केस, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का केस है। सो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस आया एंड द केस इज के एक पर्सन जो कि
कपड़े धोने वाला था, वॉशरमैन था, तो उसने बेसिकली अटेम्प्ट टू रेप और आउटरेज मॉडेस्टी का केस लगा हुआ था कि उन्होंने एक विमेन का अटेम्प्ट टू रेप किया उसके ऊपर, और उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच किया, तो केस था। तो जज ने बेल देने के लिए उसको एक कंडीशन रखी। उन्होंने बोला कि हम आपको बेल ग्रांट कर देंगे, बट फॉर दी 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए आपको पूरे गांव में, जिस गांव में आप रहते हैं, पूरे गांव में जितनी भी विमेन्स हैं, उन सारी विमेन्स के क्लोथ्स आपको फ्री में धोने पड़ेंगे और फ्री में आयरन करना पड़ेगा, तब जाके आपको बेल मिलेगी, तब जाके हम आपको बेल दे सकते हैं। मतलब बेल ग्रांट हो जाएगी अगर आप ये कंडीशन मान लेते हो, ये कंडीशन फुलफिल करेंगे। अगर नहीं करते हो तो फिर आपकी बेल रिजेक्ट हो जाएगी और उसी दिन आप जेल में आ जाओगे। और ऐसा नहीं है, और देखा जाए ये जज जो है, जज ने एक समय पहले भी उन्होंने एक और ऐसे ही बेल की कंडीशन लगाई थी। एंड द बेल कंडीशन वाज दैट कि आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दी राइट नाउ कि वो क्या कंडीशन थी, उसमें दिया हुआ है, बट हाँ, ये कंडीशन थी कि अगर आप बच्चों को पढ़ाते हो, अगर आप बच्चों को पढ़ाते नहीं हो, बच्चों की एजुकेशन देते हो, एजुकेशन आप फुलफिल करते हो फॉर द 3 मंथ्स, तो फिर आपको बेल ग्रांट मिल जाएगी, बेल की परमिशन मिल जाएगी। तो वही जज हैं, और उन्हीं जज ने बेसिकली एक और नई कंडीशन रखी, एक और नया कंडीशन रखा। बट दिस इज समथिंग रॉन्ग, जुडिशरी में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पहले ही उसको पनिशमेंट दे रहे हो। वो भी बेल इज एन नेसेसिटी, ठीक है, बेल इज अ राइट, तो वो राइट है उसका, अगर आपको देना है तो दीजिए। हाँ, बेल इज अ राइट। अगर हाँ, वो पर्सन बेल में आने के बाद अगर एविडेंस विटनेस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो फिर आप बेल ग्रांट नहीं करते हो, सम एक्सेप्शनल कंडीशंस, बट बेल इज अ राइट। तो ये जज देखा जाए तो इस कंडीशन में थोड़े से गलत है। मूविंग फर्दर, सो लेट्स मूव फर्दर, लेट्स सी क्या हुआ। सो लेट्स सी कि तो कल बेसिकली देखा जाए तो वर्ल्ड राइनो डे था, है ना। तो वर्ल्ड राइनो डे को सेलिब्रेट करने के लिए असम ने क्या किया, तो असम में देखा जाए तो असम में सबसे ज्यादा वो है, राइनोस है, और बिकॉज ऑफ द काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, सो इसी के चलते गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। तो अब देखा जाए तो उनके पास अराउंड 2700 600 कुछ राइनोस के हॉर्न्स हैं। तो उसमें से 2500 राइनोस के हॉर्न्स जो है, क्योंकि अब नेचुरल डेथ हो जाती है राइनोस की, तो उनके हॉर्न को रख लिया जाता है, या नेचुरल डेथ हो जाती है या फिर कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो उनके 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 राइनोस को गवर्नमेंट रख लेती है। तो गवर्नमेंट ने यही स्टेप लिया। गवर्नमेंट ने बोला कि देखो, पोचिंग को एलिमिनेट करने के लिए, पोचिंग को खत्म करने के लिए, क्यों राइनोस की पोचिंग होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ दी हॉर्न। क्योंकि लोग बोलते हैं कि हॉर्न्स कुछ हॉर्न का कुछ मेडिकल बेसिकली एडवांटेज है, मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। और देखा जाए हॉर्न जो है, और वो हॉर्न से बेसिकली कुछ ब्लैक मैजिक भी होता है। तो इसी के चलते उन्होंने एक स्टेप लिया, गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, असम गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, उन्होंने 2500 राइनो हॉर्न्स को जला दिया कि भैया देख लो, हम इतने सारे राइनो हॉर्न्स को जला रहे हैं, मतलब इसकी कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, इससे कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता, तो ये मिथ है, इस मिथ को आप हटा दो, है ना। और राइनोस जो कि बेसिकली रेयर एनिमल्स है, उनकी पोचिंग आप बंद कर दो। तो पोचिंग खत्म करने के लिए वर्ल्ड राइनोस डे पर 2500 हॉर्न्स, राइनो हॉर्न्स को जला दिया गया। मूविंग फर्दर, सो सिटी के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, विल स्किप द सिटी न्यूज। सो वी डायरेक्टली मूव टू द स्टेट पेज। सो व्हाट हैपन, तो देखो सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा ये इशू समझने के लिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। सो व्हाट हैपन कि इन दी मंथ इन दिस ईयर, इसी साल, सॉरी नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम टेम्पल और टेम्पल के साथ साथ जो ट्रस्ट है उसका हम ऑडिट करना चाहते हैं, है ना। और कौन सा टेम्पल? श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, श्री पद्मनाभी स्वामी टेम्पल ट्रस्ट। और जो टेम्पल है उसका जो भी मनी आता है उसका ऑडिट करना चाहते हैं, कहीं कहीं देखा जाए कहीं फ्लॉ तो नहीं है, कहीं पैसे का मिसयूज तो नहीं हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि हम वो करेंगे, हम ऑडिट करना चाहते हैं, और ऑडिट जो है कंप्लीट होना चाहिए विद इन 3 मंथ्स। लेकिन
ट्रस्ट ने एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने बोला कि देखो, आप ऐसा करो, आप ट्रस्ट का ऑडिट कर लो, आप ट्रस्ट का ऑडिट कर लो, बट टेम्पल को ऑडिट में मत रखो, आप टेम्पल को ऑडिट में मत रखो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया और ऑर्डर दिया कि भैया 3 महीने के अंदर अंदर श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ट्रस्ट का ऑडिट होना चाहिए और टेम्पल अथॉरिटी का भी ऑडिट होना चाहिए, है ना। तो ये चीज बोली गई। और एक एक बात और, ये जो टेम्पल है ये वर्ल्ड का रिचेस्ट टेम्पल है या वेल्दीएस्ट टेम्पल हम बोल सकते हैं। बहुत सोना और बहुत ज्यादा खजाना इसके अंदर है। अब सुना होगा, ये 5 गेट है, 3 गेट है, जिसमें 2 गेट खोल दिए गए, एक गेट है इसमें शेषनाग बैठा हुआ है, तो वो यही टेम्पल है। दिस टेम्पल श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ट्रस्ट, पता नहीं वो क्या है, मिस्ट्री है, गवर्नमेंट भी डर रही है खोलने से, वी डोंट नो। मूविंग फर्दर, सो केरला में एक बिशप, और बिशप का नाम बिशप जोसेफ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, नारकोटिक जिहाद। तो इसी के चलते जो केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन, उन्होंने बोला है उस बिशप को कि आपने जो रिमार्क दिया था उस रिमार्क को आप रेक्टिफाई करिए, करेक्ट करिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आपने नहीं किया तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट दिस जुडिशियल सिलेक्शन नीड मोर देन अ ट्विक, इसको अपन पढ़ेंगे। द सेकंड वन, इट्स अबाउट द सी लेवल राइज इज सर्टेन, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। एंड द थर्ड वन, इट्स अबाउट द इंप्रूविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको अपन पढ़ेंगे। चलो, so first we'll move to the first editorial, that is about this judicial selection need more than a tweak। अब बताया गया कि देखो, अभी हम रिसेंट वीक की ऑथर जो है, ऑथर भी बेसिकली ही इज अ एडवोकेट इन दी मद्रास हाई कोर्ट, और इनके बहुत ज्यादा एडिटोरियल्स भी आते हैं द हिंदू में, मंथ में एक बार तो आ ही जाता है जुडिशरी से रिलेटेड। सो रीड इट, इनके एडिटोरियल्स पढ़ा करो, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड, सो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑथर ने स्टार्ट किया कि हम कुछ हफ्तों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो कोलिजियम सिस्टम बना हुआ है वो बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि कोर्ट्स में वो बेसिकली देखा जाए नए जजेस का अपॉइंटमेंट करते जा रहे हैं, जो कि बहुत लंबे समय से वैकेंसीज बनी हुई थी तो उनको फिलअप करते जा रहे हैं, है ना। और रिसेंटली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी फिलअप हो गई, लेकिन हाई कोर्ट की वैकेंसीज को भी फिलअप किया गया अभी 16 सितंबर को। एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट जो है, वेरियस हाई कोर्ट, उसमें भी नया उन्होंने जो कोलियन सिस्टम है, उन्होंने ऑर्डर दिया कि भैया 8 हाई कोर्ट्स में सीजीआई अपॉइंट करिए, नहीं सीजे अपॉइंट करिए, नॉट सीजीआई, नहीं सीजे अपॉइंट करिए 8 डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, और जो 5 एग्जिस्टिंग सीजेस हैं ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स, उनकी पोजीशन स्वैप कर दो, मतलब उनका ट्रांसफर करते रहो। और जो पुइसन जजेस है, पुइसन जजेस एक जो टर्म है, ये बेसिकली लीगल टर्म है। पुइसन जजेस मतलब लोअर लेवल के जजेस, मतलब जो अभी अभी न्यूली अपॉइंटेड जजेस हैं, तो उनको भी बेसिकली नए कोर्ट्स में मूव ऑन कर दो, उनको भी नए कोर्ट्स में डालते जाओ। ये बेसिकली कोलिजन सिस्टम ने वर्क किया। लेकिन ऑथर का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि देखो, अभी हम देखा जाए तो कोलिजन सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, लेकिन कोलिजन सिस्टम में प्रॉब्लम भी है, लेकिन उस प्रॉब्लम की तरफ कोई नजर डाल नहीं रहा, और वो है किसकी, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम। अब वो ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम समझ में आएगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये रिकमेंडेशन तो आई, लेकिन कोलिजियम का काम है ये, हम कोलिजियम की तारीफ क्यों कर रहे हैं, कि कोलिजियम का काम ही होता है वैकेंसीज को फिलअप करना। तो अगर वैकेंसीज फिलअप हो रही हैं तो हमें तारीफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कोलिजियम में प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को हमें दूर करने की जरूरत है। ये ऑथर का कंसर्न है। ऑथर का कंसर्न है आप तारीफ क्यों कर रहे हो, इतनी ज्यादा तारीफ काम की तारीफ थोड़ी ना होती है, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो, सोसाइटी के लिए बेनिफिट के लिए काम करते हो, तो आपकी तारीफ हो। बट कोलिजियम का काम ही है वैकेंसीज को फिलअप करना, यही उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कोलिजियम का काम यही तो है कि वैकेंसी को फिलअप करना, भाई वो काम कर रही है, तो आप उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो। लेकिन कोलिजियम में प्रॉब्लम है। अब कोलिजियम में प्रॉब्लम क्या है, दैट इज अबाउट द लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, इंडिपेंडेंस स्क्रूटनी, ओपेसिटी। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें तो कोलिजियम सिस्टम में देखा जाए, तो देयर इज एन इशू, और वो इशू ये है कि जब आप रिकमेंडेशन देते हो, कोलिजियम सिस्टम रिकमेंडेशन देती है तो किस बेसिस पे देती है, लिस्ट बनाती है, किस बेसिस पे लिस्ट बनाती है, किससे पूछती है, किससे कंसल्ट करती है, और क्या बेसिस देखती है, क्या क्राइटेरिया देखती है उस जज का। आप हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हो, किस बेसिस पे बनाते हो, क्या क्राइटेरिया है, आप ट्रांसफर करते हो किस बेसिस पे करते हो, तो वो चीज कोलिजियम सिस्टम में नहीं है।
तो वो चीज कोरियन सिस्टम में जो जो लैक करती है, स्क्रूटनी, द लैक ऑफ इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी एंड ओपेसिटी, वो चीज को फुलफिल करने की जरूरत है। उस चीज को आप फुलफिल करो, है ना। ये चीज बेसिकली ऑथर ने बताई गई। और फिर उन्होंने यही बताया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक जस्टिस अखिल कुरैशी थे। अब जस्टिस अखिल कुरैशी, उनको बेसिकली एलिवेट करना था, लेकिन एलिवेट नहीं किया गया। लेकिन अब जाके उन रिसेंटली अभी जब हाईकोर्ट में बातें हुई, हाईकोर्ट में जब 5 जजेस जो हैं, 5 जजेस को जब स्वाइप किया गया, तब बेसिकली जस्टिस कुरैशी को अपॉइंट किया गया, जज बनाया गया। लेकिन कोई रीजन नहीं बता। अब आपने स्वाइप किया, ट्रांसफर किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ट्रांसफर ऑफ द 5 जजेस? ये सबसे बड़ा ऑथर का क्वेश्चन है। देन अब थोड़ा सा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे गए। उन्होंने बोला था मिडिल कोर्स। देखा जाए तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि भैया हम सॉवरेन फंक्शन, द अपॉइंटमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द कोर्ट और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को हम कैसे इंश्योर करें, है ना। कि भैया अपॉइंटमेंट भी होता रहे कोर्ट में, और दूसरी बात जुडिशरी करे, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट हो। तो हमें एक बैलेंस बिठा के रखना था कि भैया जुडिशरी कहीं एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट ना कर दे, वो भी देखना है, और ये भी देखना है कि भाई जुडिशरी की इंडिपेंडेंट हो। तो इसी के चलते बी आर अंबेडकर ने एक पाथ निकाला था, और जिसको टर्म दिया था उन्होंने, डिस्क्राइब किया था उन्होंने, मिडिल कोर्स। और उन्होंने बोला था कि जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा किससे? सीजीआई से, ठीक है। फिर हम हाईकोर्ट की जज की बात करते हैं, तो हाईकोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, और कंसल्ट किससे करेगा? सीजीआई के साथ, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट के साथ, और चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट के साथ। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब बी आर अम्बेडकर ने बताया था, तो बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट जो होगा वो कैसे होगा? कौन अपॉइंटमेंट करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा किससे? सीजीआई से। अगर हमें जजेस का अपॉइंटमेंट करना है, सुप्रीम प्रेसिडेंट करेगा। हाईकोर्ट की हम बात करें तो हाईकोर्ट में जब जजेस का अपॉइंटमेंट होगा तो वो भी प्रेसिडेंट करेगा, बट प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा किससे? सीजीआई से, गवर्नर से, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, और थर्ड कौन? हाईकोर्ट का जो सीजे होगा, चीफ जस्टिस होगा, उससे कंसल्ट करने वाला है। ये मिडिल पाथ था, ये बेसिकली मिडिल पाथ निकाला था अंबेडकर जी ने, ठीक है। और ट्रांसफर में भी बेसिकली प्रेसिडेंट ही बोलने वाला है कि भैया प्रेसिडेंट ही बताएगा किस हाईकोर्ट से कौन सा जज जो है वो ट्रांसफर होगा और कौन से हाईकोर्ट में होगा। लेकिन हुआ क्या फिर आगे चल के? बहुत सारे केसेस हुए। सबसे पहले केस हुआ फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, और सेकंड जज केस में ही द वर्ड कंसल्टेशन जो है, वर्ड कंसल्टेशन को इंटरप्रेट कैसे कर दिया? कंकरेंस। और कंकरेंस का मतलब है कि भैया सिर्फ आपको कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि सीजीआई से पूछ लिया और कंसल्टेशन कर लिया तो बाइंडिंग हो जाएगा, ये बाइंडिंग नहीं है। तो कंकरेंस मतलब कि कंकरेंस का मतलब है कि भैया एक ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप डिसाइड करेगा, और वो ग्रुप विद मेजॉरिटी डिसाइड करेगा कि भैया क्या होना चाहिए, किसको अपॉइंट करना है, किसको ट्रांसफर करना है। और उस ग्रुप को आगे चल के हमने टर्म दिया क्या? कोलिजियम। ओके, कोलिजियम। और आगे चल के और देखा जाए अभी भी कोलिजियम सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन कोलिजियम सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो ग्रुप है, कोलिजियम सिस्टम सेकंड जज केस में बेसिकली सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे, है ना। और थर्ड जज केस जो कि 1998 में आया, उसमें देखा जाए तो कोलिजियम सिस्टम की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया, उसके ग्रुप को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया, एंड थ्री पर्सन बॉडी जो थी कोलिजियम सिस्टम की, उसको 5% बॉडी बना दी। मतलब सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रह गए, और वो अपॉइंटमेंट करते थे सुप्रीम कोर्ट में जजेस का, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई का भी, हाई कोर्ट में सीजे का, और हाई कोर्ट में जजेस का भी। ये सब सारा अपॉइंटमेंट वही देखते थे, ठीक है। मतलब कौन बनेगा, रिकमेंडेशन यही भेजते थे, और उनकी रिकमेंडेशन परफेक्ट होती थी, मतलब उनका फाइनल से होता था। और देखा जाए तो कोलियन सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो ग्रुप बना, वो ग्रुप किस बेसिस पर जजेस को अपॉइंटमेंट करता था? गवर्नमेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इससे कि भैया कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपेसिटी है। इसी के चलते, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसी के चलते गवर्नमेंट ने एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए, जो कि यहां बात की गई 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए। और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उन्होंने एक नई बॉडी बनाई, नेम ऑफ द बॉडी इज एनजीएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का काम था कि वो जजेस का अपॉइंटमेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, चाहे सीजीआई हो, चाहे जज हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ किसी का भी हाई कोर्ट हो। और उसमें जुडिशरी का भी रोल रहेगा, गवर्नमेंट का भी रोल रहेगा, और पब्लिक का भी रोल रहेगा, क्योंकि 2 ज्यूरिस्ट आने थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ 2015 में ही,
केस का नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसको टर्म दिया जाता है फोर्थ जज केस। और उस केस में कोर्ट ने बोल दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भैया जो कोलिजन सिस्टम है ना, कोलिजन सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसी के चलते इसी के चलते बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी कोलिजन सिस्टम को नहीं हटाया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, कोलिजन सिस्टम जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और कोलिजन सिस्टम को हम हटा नहीं सकते किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और अभी तक वो चला आ रहा है। वही चीज फिर ऑथर का कहना है, वही चीज ऑथर का कहना है कि देखो हम उस पीरियड में थे, हम देखा जाए तो हाईकोर्ट की वैल्यू एक समय पे हाईकोर्ट के जजेस हुआ करते थे ना, वो मना कर देते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं होंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ वर्क हमारा सही चल रहा है। लेकिन अभी कोलिजन सिस्टम बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज ऑफ द ओपेसिटी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंडिपेंडेंस सही तरीके से वर्क नहीं कर रही, और जो वैल्यू है हाईकोर्ट की वो वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज होती जा रही है। और वही ऑथर का फिर लास्ट में कहना है कि हाँ अभी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उस एग्जिस्टिंग स्कीम में थोड़े से आपको चेंजेस लाने की जरूरत है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी आए और चीजें सुधर सके, परफेक्ट हो सके। मूविंग फर्दर, so we move to the second editorial that is about the sea level rise 13। तो देखो अब इसमें जो ऑथर है ना, ऑथर ने इस एडिटोरियल में बात करी है कि देखो अभी आईपैक की रिपोर्ट आई थी। अब आईपीसीसी क्या है? इट्स अबाउट द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और उसमें रिपोर्ट में बताया गया था कि देखो वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर इंपैक्ट अभी है तो वो क्लाइमेट चेंज का है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जो आइस शीट है, आइस शीट मेल्ट होती जा रही है, आइस शीट के साथ साथ जो आइस क्लिफ है वो भी मेल्ट होते जा रहे हैं। अब आइस शीट क्या होती है? जैसे ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड, तुमने सुना होगा ग्रीनलैंड अगर मैप पे देखोगे। सो द ग्रीनलैंड इज मेड अप ऑफ आइस शीट, तो आइस शीट है वो। तो आइस शीट अगर मेल्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है ओशियन का जो लेवल है वो लेवल इंक्रीज होगा। और आइस क्लिफ होती है, आइस क्लिफ का मतलब जैसे टाइटैनिक, अगर आप मूवी देखो टाइटैनिक मूवी में तो एक माउंटेन होता है, आइस का माउंटेन, तो वही। तो अगर क्लिफ, आइस का क्लिफ अगर मेल्ट होने लगे तो द मेल्ट ऑफ आइस क्लिफ, उसको आइस क्लिफ बोलते हैं। तो इसी के चलते जो ओशियन का जो जो लेवल है, सी लेवल है, वो राइज होता जा रहा है। और ऑथर ने बोला है कि देखो सी, द राइजिंग ऑफ द सी लेवल को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कितने भी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल में रख लो। उन्होंने विथ विथ एग्जाम्पल उन्होंने बताया। और जो सी लेवल की जो सी लेवल राइज है वो क्यों होता है? तो हमेशा याद रखना, बिकॉज ऑफ द वार्म ओशन वाटर्स, क्योंकि अगर ओशन वाटर्स वार्म होंगे तो जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर जो लैंड पर, जमीन पर जो ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स हैं, अभी हिमालय 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 में ग्लेशियर्स है, तो हिमालय में ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जमीन पर है, रिवर के थ्रू पानी आता है, तो रिवर का वाटर ज्यादा कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। तो भैया वहां पर भी ओशन का जो लेवल है बढ़ता जा रहा है। फिर ग्रीनलैंड में आइस मेल्ट हो रही है, और अंटार्कटिका में आइस शीट जो है वो मेल्ट हो रही है। तो बिकॉज ऑफ दीज फोर रीजंस जो सी लेवल है वो रैपिड तरीके से वर्ल्ड में राइज होता जा रहा है। और वही उन्होंने बताया कि देखो अगर हम बात करें तो जो ग्लोबल मीन सी लेवल है वो एक्सपेक्टेड है कि बाय द 2050 0.19 मीटर से राइज हो जाएगा, और बाय द ईयर ऑफ 2100 0.44 मीटर से राइज हो जाएगा। और ये उन्होंने ये बताया कि जब हम लोग सबसे कम इमिशन करेंगे तब जाके सी लेवल इतना राइज होगा। और अगर हम एक्सट्रीम करते हैं, अगर हम एक्सट्रीम करते हैं, हाई इमिशन करते हैं, तो बाय द ईयर ऑफ 2050 0.23 मीटर राइज होने वाला है सी लेवल, और बाय द ईयर ऑफ 2100 अगर सबसे ज्यादा हम इमिशन करते हैं तो 0.77 मीटर राइज अप होने वाला है सी लेवल। फिर उन्होंने बताया कि देखो आइस शीट जो है, आइस शीट से फिर आइस क्लिफ की बात की गई, तो आइस शीट और आइस क्लिफ हमने समझ चुके हैं कि आइस शीट और आइस क्लिफ होती क्या है। तो आइस शीट बेसिकली कहाँ मिलती है? अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में। और आइस क्लिफ जो होते हैं, आइस क्लिफ्स कहाँ मिलते हैं? जो बेसिकली जो माउंटेन्स होते हैं जिनमें आइस लगी रहती है। तो आइस क्लिफ्स मतलब माउंटेन्स, द आइस माउंटेन्स उसको बोल सकते हैं। आइस माउंटेन्स, जो आइस माउंटेन्स अगर मेल्ट होने लगे तो आइस क्लिफ मेल्ट होती है, तो उसके चलते भी सी जो लेवल है वो राइज अप होता जा रहा है। फिर ऑथर ने यही बताया कि देखो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी, एंड द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज एनवायरमेंट प्रोग्राम इमिशन गैप रिपोर्ट। उसमें बताया गया था कि जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड हेड कर रहा है टुवर्ड द राइजिंग ऑफ द टेम्परेचर, और इस सेंचुरी तक वो 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा राइज कर जाएगा। ये ऑथर का कहना है। ये ऑथर का कहना है कि इस सेंचुरी में 3 डिग्री सेल्सियस से राइज अप कर जाएगा जो टेम्परेचर है। ओके,
मूविंग फर्दर, फिर उन्होंने अब इस पैराग्राफ में उन्होंने इंडिया की बात करी। अब इंडिया की बात में उन्होंने क्या बोला? इंडिया की बात में यही बोला कि इंडिया में देखा जाए तो देखा जाए तो इंडिया का कोस्टल एरिया बहुत लगता है। इंडिया एज अ नेशन का कोस्टल एरिया बहुत ज्यादा लगता है, और कोस्टल एरिया में अगर एक सिचुएशन बनी रही तो फ्लड आने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, स्टॉर्म्स के ज्यादा चांसेस होंगे, हैवी रेन्स के ज्यादा चांसेस होंगे, फ्लडिंग के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कोस्टल एरियाज में। और ये एक्सपेक्टेड है कि बाय द नेक्स्ट डेकेड, मतलब अगले 10 सालों में, जो 0.1 मीटर से 0.2 मीटर जो है वो सी लेवल राइज हो जाए, जो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन साइड से। वही चीज फिर ऑथर ने बताई गई कि देखो इस चीज का कुछ देखा जाए तो इस चीज का कुछ अ, रोकने का तरीका तो यही है कि हम कम कार्बन एमिशन करें, तो हमारे पास टाइम ज्यादा आ जाए, तो हमारे पास कुछ ऐसा साइंस, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे हम जो सी वाटर है उस सी वाटर जो राइज हो रहा है सी वाटर की राइज को हम रोक सकें। तो हमारे पास यही तरीका बचता है, तो जितना आप कार्बन एमिशन कम करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। मूविंग फर्दर, सो इट्स अबाउट द इंप्रूविंग द इकोनॉमिक गेम। अब ऑथर ने यहां पर बताया गया कि क्वाड की मीटिंग अभी होने वाली है। 24 सितंबर को क्वाड की मीटिंग है, और क्वाड की वर्चुअल मीटिंग थी भी, अभी मार्च में क्वाड की वर्चुअल मीटिंग थी, जिसमें बेसिकली चारों नेशंस के जो प्रीमियर थे उन्होंने मुलाकात भी करी, उन्होंने मीटिंग भी करी। अब वही ऑथर ने बताया जो क्वाड नेशन का और ज्यादा काम भी हो सकता है ना। अभी अभी क्वाड का काम क्या है? क्वाड का काम है कि भैया इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड लाना, सिक्योरिटी लाना, यही काम है क्वाड ग्रुप का, यही बनाया गया। लेकिन क्वाड ग्रुप को अभी भी डिफेंस प्लेयर के थ्रू बनाया जा सकता है, और भी और भी ज्यादा उसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, यही यूज किया, और भी ज्यादा यूज किया जा सकता है। और वही ऑथर ने बताया कि यूज कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने पहली चीज बताई, पहला है इकोनॉमिक पिलर। फर्स्ट पीस है इकोनॉमिक पिलर। कैसे यूज करोगे? कैसे करोगे आप? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, कि आप ज्वाइंट एफर्ट लगाओ, और क्वाड कंट्रीज जो हैं उनको बोलो कि आप अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप करिए। और जो कोविड-19 के समय सबसे बड़ा डिसरप्शन देखने को मिला, वो था किसका? सप्लाई चेन का। तो वो सप्लाई चेन का डिसरप्शन जो है, जो सबसे बड़ा लूप होल निकला कोविड-19 के पैंडेमिक में, क्योंकि सबने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, सारे नेशन रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, तो सप्लाई चेन का डिसरप्शन देखने को मिल गया था। तो वही जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन है, वो डिसरप्शन आगे चल के किसी और पैंडेमिक में एक्सपोज ना हो, या सामने ना आए, या जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम फिलअप हो जाए। तो पहला क्या है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, जिससे चीजें सुधरेंगी। और जो सप्लाई चेन डिसरप्शन जो दिखा था कोविड के समय, वो उस चीज को फिलअप करो। सेकंड चीज जो बेसिकली ऑथर ने बताई, वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वही इनोवेटिव फाइनेंसिंग होनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, उस मॉडल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि अभी एयरपोर्ट्स बन रहे हैं इंडिया में, बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जो ग्रीन इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है, जिसमें जापान की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा लगती है। कि देखो, अच्छा, एयरपोर्ट बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज को कट ऑफ करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था कि देखो, हम ट्रीज को कट ऑफ तो नहीं करेंगे, हम ट्रीज को कट ऑफ तो करना पड़ेगा, बट हाँ, जो हमने ट्रीज को कट ऑफ किया है बाय मेकिंग दी एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट में भी इतना ज्यादा हम लोग प्लांटेशन कर देंगे, उसको ऐसा ग्रीन एयरपोर्ट बना देंगे कि एनवायरमेंट पे इंपैक्ट नजर नहीं आएगा, या कम इंपैक्ट नजर आएगा, जो हमने डिफॉरेस्टेशन किया। अब थर्ड प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए क्या? क्लाइमेट चेंज। ये ऑथर ने बोला कि थर्ड प्रायोरिटी जो है वो किस पे होनी चाहिए क्वाड ग्रुप की? वो क्लाइमेट चेंज पे, कि जिसमें चारों नेशन को क्लाइमेट चेंज की तरफ फोकस करना चाहिए। अब कैसे करेंगे? फाइनेंस करो, कार्बन रिडक्शन करो, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीजें लेके आओ। तो इन सब के लिए इन चारों नेशंस के गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। ये चीज ऑथर ने बताई। फिर अच्छा, इस वाले में आइटम में पढ़ोगे तो इसमें इंडिया का बताया गया कि इंडिया कैसे बेसिकली कनेक्टेड है जापान, यूएस और तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया से। जैसे यूएस की बात करें तो यूएस इज अ सेकंड लार्जेस्ट सोर्स, जिसमें इंडिया को सबसे ज्यादा एफडीआई मिलता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है। जापान की बात करें तो जापान से हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम है, हम ट्रेड बहुत ज्यादा करते हैं, टेक्नोलॉजी हम बहुत ज्यादा शेयर करते हैं जापान के साथ, मतलब जापान बहुत ज्यादा शेयर करता है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हम इतना ज्यादा हम ट्रेड नहीं करते, बट हाँ, $1 मिलियन में हम लोग ट्रेड करते हैं उनसे।
तो वही ऑस्ट्रेलिया के साथ और अच्छा हम लोग इकोनॉमिक एंगेजमेंट दिखा सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। ये ऑथर ने बताया। मूविंग फर्दर, सो द नेशनल न्यूज, सो नेशनल न्यूज में क्या बताया गया कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ग्लोबल एयर क्वालिटी के नॉर्म्स को और ज्यादा टाइटन कर दिया। कैसे किया देखो, अब ये PM 2.5 है। PM 2.5 का मतलब होता है बेसिकली कि 2.5 माइक्रोन्स, ठीक है। तो इट्स अ मॉलिक्यूल जो कि बेसिकली 2.5 मॉलिक्यूल, मतलब ये एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर पार्टिकल्स जो कि पोल्यूशन में ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो वही ऑथर ने बताया, वही बेसिकली WHO ने किया कि पहले क्या था, पहले था 2.5 वाला जो माइक्रोस वो थे, मॉलिक्यूल्स थे, माइक्रोन्स थे, वो पहले 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक फैल सकते थे। इतनी लिमिटेशन हमने लगा के रखी थी, है ना, कि 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक PM 2.5 रह सकता है। अब हमने क्या किया, 2005 का है ये, अब हमने क्या किया, अपडेटेड में 5 कर दिया, मतलब हाफ कर दिया। फिर वही 2.5, PM 2.5 फॉर 24 आवर मीन, पहले 25 था, अब हमने 15 कर दिया। PM 10 मतलब माइक्रोन्स 10, बेसिकली 10 वाला बताया गया, 10 माइक्रोन्स का। तो 2005 में 20 था, WHO की अपडेटेड में अब 5 कर दिया गया, वही ऑथर ने बताया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंडिया WHO के ग्लोबल एयर क्वालिटी नॉर्म्स को मानेगा? तो नहीं। क्यों? द रीजन इज क्योंकि इंडिया की खुद की एजेंसी है, दैट्स नेम ऑफ द एजेंसी इज NAAQS, एंड द फुल फॉर्म ऑफ द दैट एजेंसी इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। उसके खुद के उसने बेसिकली नॉर्म्स बना के रखे हैं, और नॉर्म्स जो हैं वो 2005 के WHO के नॉर्म से मैच ही नहीं करते। अगर मैच करते तो भाई अब तो WHO के नॉर्म्स को मानना पड़ता, लेकिन वो खुद यहाँ पर 2005 में 10 था, और 2009 में इंडिया ने खुद नॉर्म्स बनाए थे, तो उन्होंने 40 रखा था, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कितना रखा था, 10, और इंडिया ने 40 रखा था। तो वही चीज बताई गई कि इंडिया के ऊपर ये अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, सो केरला के दो यंगस्टर्स जो कि 20s की एज में थे, उनको अरेस्ट किया गया बाय द NIA, और उनके ऊपर UAPA लगा दिया गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। तो अभी उनकी जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल बोला था कि अभी वो बच्चे हैं और उनको बेल दे देनी चाहिए, और वही फिर एजेंसी ने बोला, फिर एजेंसी ने कल रिटेलिएशन भी किया, NIA ने। NIA कहना है कि देखो, टेररिज्म की कोई एज नहीं होती, और हमने कोई उनके कुछ ऐसा नहीं कि वो कार्ल मार्क्स की बुक पढ़ रहे थे इसलिए हमने अरेस्ट कर लिया, नहीं। उनके यहां ऐसे सोर्सेज मिले हैं, ऐसे एविडेंस मिले हैं कि जिससे पता लगता है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाले थे, पब्लिक ऑर्डर में डिस्टरप्शन क्रिएट करते। तो टेररिज्म की कोई एज नहीं होती, ये NIA का रिप्लाई था टू दी सुप्रीम कोर्ट। तो NIA का भी कहना है, और NIA का भी सही कहना है कि भाई टेररिज्म की कोई एज नहीं है, वो 20s में है। और वही सुप्रीम कोर्ट का भी सही कहना है कि भैया वो बच्चे हैं, तो उनको बेल दे देनी चाहिए। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपेंड, सो तमिलनाडु के जो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है RN रवि ने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम दी नागा इंटरलॉक्यूटर। अच्छा था क्या, देखो, RN रवि जो है ना, RN रवि देखा जाए तो पहले IB के चीफ भी रह चुके हैं, उसके बाद उन्होंने बहुत सारा सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा पोजीशन उन्होंने हेल्ड अप करी है। सो व्हाट हैपन कि जब नागालैंड के वो गवर्नर थे RN रवि, तो आर एन रवि को बेसिकली इंटरलॉक्यूटर बनाया गया था। इंटरलॉक्यूटर मतलब, नागा इंटरलॉक्यूटर मतलब, जो नागा के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं और इंडियन गवर्नमेंट है, उनके बीच में बात कराई जाए। लेकिन नागा के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने मना कर दिया था कि हम RN रवि को रिकॉग्नाइज नहीं करते एज अ नागा इंटरलॉक्यूटर। इसी के चलते उनको फिर गवर्नरशिप से हटाया भी गया, उनको फिर तमिलनाडु शिफ्ट भी किया गया, भैया आप तमिलनाडु गवर्नर बनिए। और RN रवि जो अभी तमिलनाडु के गवर्नर है, उन्होंने कल रिजाइन कर दिया फ्रॉम दी नागा इंटरलॉक्यूटर से। मूविंग फर्दर, सो अच्छा, कल हमने एक न्यूज पढ़ी थी, दैट इज अबाउट के गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट को कि हम विमेन को अलाउ करेंगे NDA एग्जाम देने के लिए, NDA में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन फ्रॉम द मंथ ऑफ मे नेक्स्ट ईयर। लेकिन वही फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया नवंबर से देना स्टार्ट कर दो, है ना। हमने सुना है कि आर्म फोर्सेस बहुत डिसिप्लिन रहती है, उसकी रेपुटेशन ऐसी है कि बिल्कुल लास्ट बेस्ट रिस्पॉन्स रहता है उस टीम का, तो आप फिर नवंबर से स्टार्ट करिए, मई से क्यों स्टार्ट कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है टू दी इंडियन आर्म फोर्सेस को। देन
प्राइम मिनिस्टर के तरफ से एक स्टेटमेंट आया, और स्टेटमेंट आया जब जब यूके ने बोल दिया था कि हम कोविशील्ड को रिकॉग्नाइज तो करते हैं बट इंडियन सर्टिफिकेट को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। उसी चीज को लेकर प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि देखो, वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर, कोविड 19 की वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर म्यूचुअल कंसेंट होना बहुत जरूरी है। सारे नेशन का म्यूचुअल कंसेंट होना बहुत जरूरी है। तब जाके इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इंटरनेशनल ट्रेवल जो है, वो सही समय पे आ पाएगा, सही पाथ पे आ पाएगा, सही पाथ पे आ पाएगा। जो प्री पैंडेमिक के समय था उस पाथ पे आ पाएगा। इसी चीज के चलते म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है। और ये स्टेटमेंट कब आया? आफ्टर दी यूके ने जब स्टेटमेंट इशू कर दिया था कि हम कोविशील्ड वैक्सीन को तो मान रहे हैं बट इंडियन सर्टिफिकेट्स को हम नहीं मानेंगे। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज हम बात करें तो यस, तो असम गवर्नमेंट फ्लैग मिजोरम इंक्रोचमेंट। तो देखो, आपका एक काम है, वो आपका काम है, आज एक इशू पढ़ोगे एंड दैट इज इशू इज अबाउट असम एंड मेघालय का बॉर्डर इशू, मिजोरम का बॉर्डर इशू। ठीक है, ये इशू वो खुद से पढ़ना है, समझना है कि है क्या ये असम और मिजोरम का बॉर्डर इशू। क्योंकि ये हमेशा से बहुत बड़ा, अच्छा ये इंटरनल मैटर है, इंडिया का मैटर है। और अभी रिसेंटली इस पर डिस्प्यूट भी हुआ था जिसमें कुछ असम के पुलिसमैन और मिजोरम के भी कुछ लोगों की डेथ हुई थी, और बॉर्डर इशू चला रहा है, बॉर्डर क्लैश है ये। तो क्या बॉर्डर क्लैश था, क्या इशू है, ये सारी चीजें वो गूगल में पढ़नी है या फिर यूट्यूब में वीडियो देखिए, और कल इस चीज पे अपन डिस्कशन करेंगे। कल इस चीज पे अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे तब जाके इजीली समझ में आएगा। द रीजन इज क्योंकि जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इतना ज्यादा बेसिकली पब्लिक को नहीं पता होता है ना। क्योंकि अभी आप लोगों को लोकेशन नहीं पता होगा कि वेयर इज असम, वेयर इज मिजोरम, उनकी लोकेशन क्या है, वेयर इज मेघालय। तो इसीलिए थोड़ा पहले इशू समझ के आइए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखिए मैप में, और कल अपन इस इशू पे डिस्कशन करेंगे। इस इशू को अपन क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियरिटी लेके आएंगे कि असम और मिजोरम में इशू क्या है, वो बॉर्डर क्लैश क्यों हुआ, क्यों चल रहा है, और ये कितना पुराना है। मूविंग फर्दर, सो कल बेसिकली सिविल एविएशन के नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए एंड द नेम ऑफ द सेक्रेटरी इज राजीव बंसल। तो राजीव बंसल एज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ सिविल एविएशन। सो राइट इट डाउन इन सम नोटबुक, आगे चल के काम आएगा। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस न्यूज में ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। बस एक ही न्यूज है कि अभी एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो आपने बहुत सुना होगा कि इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, इंश्योरेंस का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब एलआईसी सबसे बड़ी बॉडी है, उसको पब्लिक कंपनी बनाया जा रहा है। तो इंडिया का कहना है कि इंडिया शायद एलआईसी जब पब्लिक होगी उसमें वो ब्लॉक लगा देंगे चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मतलब चाइनीज का इन्वेस्टमेंट ना हो। कोई भी चाइनीज कंपनी, चाहे कोई भी चाइनीज पर्सन या चाइनीज कंपनी इन्वेस्टमेंट ना करे एलआईसी का, जब एलआईसी जब पब्लिक होगी। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, वर्ल्ड न्यूज में हमारे लिए न्यूज है दैट इज अबाउट तालिबान। तो तालिबान चाहता है कि हम यूएन के थ्रू हम वर्ल्ड को एड्रेस करें, है ना, हम यूएन में वर्ल्ड को एड्रेस करें। और इसी के चलते कल तालिबान ने एक पर्सन को भी अपॉइंट कर दिया जो कि अफगानिस्तान यूएन एम्बेसडर होंगे, एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज सोहेल शाहीन। सोहेल शाहीन। और कतर ने तालिबान के स्टेप को सपोर्ट किया और यूएन को भी अर्ज किया कि भैया हम तालिबान को, हम अफगानिस्तान को ऐसे बॉयकॉट नहीं कर सकते, तो हमें चांस देना चाहिए कि वो एड्रेस करें वर्ल्ड को एट यूएन में। मूविंग फर्दर, सो यूएस ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। यूएस ने स्टेप लिया है कि हम पुअर कंट्रीज, स्पेशली अफ्रीकन नेशंस, उनमें हम 500 मिलियन फाइजर वैक्सीन जो है वो हम डोनेट करेंगे, स्पेशली इन दी अफ्रीकन नेशंस, जो कि पुअर नेशंस है, पुअर कंट्रीज, उसमें यूएस डोनेट करने वाला है। सो स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग फिर कल मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।